यूपी सरकार ने लॉकडाउन 4 में बड़ी राहत देते हुए बाजारों को खोलने का फैसला किया और सभी बाजारों को अलग अलग दिन खोलने के निर्देश दिए गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे जरूरी निर्देशों का पालन करने की भी बात कही गई है। जैसे दुकानों पर दुकानदार और ग्राहकों के लिए मास्क और ग्लव्स अनिवार्य रहेंगे। दुकानों को भी सैनिटाइज करने के भी निर्देश दिए गए। रेहड़ी पटरी वालों को भी ध्यान रखते हुए एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं कि एहतियात के साथ काम करें, तभी परमिशन उनको दी गई है। इसके अलावा लोगों को भी कई तरह की रियायतें दी गई हैं। लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस जो प्रदेश सरकार की है वो हम आपको बता रहे हैं। तो केंद्र और राज्य सरकार ने रियायत दे दी है, लेकिन इसके बाद अब प्रशासन के सामने मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पहले से कई गुना ज्यादा जिम्मेदारी और खतरा भी बढ़ा है कि कैसे इतनी रियायत के बाद भी कोरोना को कंट्रोल किया जाए। इसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं, कैसे मॉनिटरिंग होगी, नियमों का पालन किस तरह से करवाया जाएगा और इतनी ढील के बाद कोरोना की चेन को तोड़ने का प्लान क्या है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम जानेंगे। अभी हमारे साथ लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर, एबीपी गंगा पर आपकी बहुत सराहना हम करते हैं और आपका बहुत स्वागत है कि जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़े अब वो ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है। लेकिन सर, अब सवाल यह है कि जो रियायत मिली है उससे लखनऊ में कितनी मुश्किल और निपटने का क्या ठोस प्लान है आपका? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये जो लॉकडाउन 4 में रियायतें मिली हैं इसमें हॉटस्पॉट ऑब्लिक कंटेनमेंट जोन में कोई भी चेंजेस नहीं है। अर्थात जो हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन हमारे रहेंगे उसकी भी 2 वे में बाइफर्केशन किया गया है। पहला तो सिंगल केस, और कहीं पे अगर मल्टीपल केसेस आते हैं जिन क्षेत्रों में तो उसे क्लस्टर के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका चिन्हांकन जहाँ पे सिंगल केस है वहाँ 250 मीटर की परिधि और जहाँ पे मल्टीपल केसेस हैं वहाँ पे 500 मीटर की परिधि और उसके साथ एक बफर जोन भी बनाया जाएगा। यहाँ पर केवल सैनिटाइजेशन वर्क, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स वहाँ पर स्क्रीनिंग और मोबिलाइजेशन वर्क ले जाएंगे वो, और वहाँ के लोगों को केवल होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी जो अभी कराई जा रही हैं। इसलिए कंटेनमेंट और बफर जोनों में 100% सीलिंग की कार्रवाई रहेगी। लखनऊ में ऐसे 8 क्षेत्र हैं, यहाँ पे हम लोगों ने हर जगह पे सीसीटीवी कैमरेज भी लगा रखे हैं ताकि उसकी सघन मॉनिटरिंग की जा सके। इसके साथ ही साथ जो बाज़ार खुलेंगे, इन बाज़ारों में व्यापारिक संगठनों के साथ, व्यापारिक मंडलों के साथ एक डिटेल्ड वार्ता भी की जा रही है ताकि किस प्रकार से हम ऑल्टरनेट वे में दुकानों को खोल सकें, किन दिनों को निर्धारित किया जा सके, किस प्रकार से रोड के एक साइड की या दूसरे साइड की दुकानें एक रूप में खुलें ताकि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य रूप से इंश्योर किया जा सके। इसके साथ ही साथ यह अनिवार्य रहेगा कि जो भी ग्राहक आते हैं वो अनिवार्य रूप से मास्क लगाए रहेंगे। दुकानों पर जो व्यक्ति सामानों की बिक्री करेंगे वो मास्क लगाए रहेंगे। वहाँ पे नियमित सैनिटाइजेशन और साथ ही साथ हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही साथ कोई भी बाज़ार जो खुलेगा वो अनिवार्य रूप से एक दिन हफ्ते में ज़रूर बंद रखा जाएगा ताकि 100% प्रॉपर टीम लगा करके वहाँ पर हम उस पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कर सकें ताकि कहीं भी संक्रमण का खतरा न रहे। जी सर, आप बता रहे हैं कि ऑल्टरनेट दुकानें वहां पर खोली जाएंगी, तो क्या प्रदेश सरकार की भी इसी तरह की गाइडलाइंस है या फिर आप अपने स्तर पर देख रहे हैं? चूंकि आप खुद ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं, मॉनिटरिंग आप लोग कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से भी जो प्रदेश की स्थिति है, जो आपके इलाके की स्थिति है, उसके हिसाब से गाइडलाइंस भी बना रहे हैं? नहीं, देखिए, जो प्रदेश सरकार की हमारी गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के अनुरूप ही हम 100% चल रहे हैं और उसी में उसके अंतर्गत ही यही रहेगा कि हमें व्यापारिक प्रतिष्ठानों को इस रूप में खोलना है ताकि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को हम अनिवार्य रूप से पालन कर सकें। इस प्रकार से हम खोलें कि लोगों को असुविधा भी नहीं हो और साथ ही साथ कहीं पर भी भीड़ न लगे। मंडियों के लिए भी एक गाइडलाइंस आ रखे हैं जिसका अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। इसी प्रकार से शादी के लिए आया है कि 20 लोग से ज़्यादा की उसमें अनुमति नहीं रहेगी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा और लखनऊ के सभी नागरिकों से अपील भी करना चाहूँगा कि सायंकाल 7 बजे से लेकर के प्रातः 7 बजे तक, अर्थात इन 12 घंटे तक एसेंशियल सर्विसेज के अलावा सभी चीज़ें बंद रहेंगी और पूर्णतया इसमें निषेधाज्ञा भी लागू रहेगी। जी, तो शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी। सर, मॉनिटरिंग कैसे होगी? क्योंकि रियायतें बहुत सारी हैं, रियायतों के साथ साथ आपको कोरोना को कंट्रोल भी करना है, तो मॉनिटरिंग कैसे होगी? क्या पुलिसकर्मी मार्केट में तैनात रहेंगे? कैसे मॉनिटर करेंगे?
देखिए, इसके लिए हमारी त्रिस्तरीय रणनीति है। सबसे पहले तो तकनीक का यूज़ करते हुए हम चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अर्थात हमने हर क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरेज लगा रखे हैं जो कि 24/7 चलते हैं। इसका मास्टर कंट्रोल रूम हमारे स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम में है, जहाँ पे इसकी लाइव मॉनिटरिंग भी की जाती है। इसमें पहला तो कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट जोन्स रहते हैं। दूसरा, हमारे जो मार्केट एरियाज़ है इनमें भी हमने सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करके लाइव कैमराज लगवा रखे हैं। और तीसरा, अन्य ऐसे इंपॉर्टेंट स्थल जहाँ पे लोगों का आवागमन रहेगा, इन स्थानों पे हमने कैमरेज लगा रखे हैं। सेकेंडली, इन्फोर्समेंट टीम्स और विंग्स बनाई गई हैं जो कि संबंधित विभागों की हैं, और साथ ही साथ पुलिस की भी पर्याप्त मात्रा में इन जगहों पर तैनाती भी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि वहाँ पर किसी भी प्रकार से भीड़ न हो और लोगों को व्यवस्थित रूप से सारे मानकों का पालन करते हुए हम सुनिश्चित करें। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस। हम जनता को अवेयर भी कर रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से। इसके अलावा हमारी अवेयरनेस समितियां बनी हुई हैं, हमारी निगरानी समितियां बनी हुई हैं जो कि हर जगह ट्रैकिंग भी कर रही हैं। विशेष रूप से जो व्यक्ति कहीं बाहर से आए हुए हैं या कोई व्यक्ति अगर सिम्टोमेटिक पाए जा रहे हैं या कोई ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो तत्काल प्रभाव से हमारे कंट्रोल रूम को अवगत भी कराया जाता है, ताकि इन लोगों की सघन ट्रेसिंग और मॉनिटरिंग की जा सके। सर, प्रवासी मजदूरों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं आपके क्षेत्र में? कितने क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं? उनसे निपटना और इस बीच में लगातार उनको जांचना भी, तो ये कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, प्रदेश सरकार की स्पष्ट नीति है, हर एक प्रवासी मजदूर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी 100% सुविधाएं उपलब्ध कराई गई इनके लिए। सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति पैदल नहीं चले, कोई भी व्यक्ति ऐसे असुरक्षित वाहनों के माध्यम से या दुपहिया वाहन, वो साइकिल, इनके माध्यम से न चले। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने पूर्व से ही अपने जनपद के सारे एंट्री पॉइंट्स पे हमने शेल्टर होम्स भी बनाए हुए हैं, और वहाँ पर हमने अस्थायी बस अड्डे भी स्थापित किए हुए हैं। अगर आप उदाहरण लें तो लखनऊ के जो एंट्री पॉइंट्स हैं, आगरा एक्सप्रेसवे के माध्यम से या कानपुर उन्नाव एक्सप्रेसवे बॉर्डर के माध्यम से या हमारा बाराबंकी बॉर्डर हो, इन हर क्षेत्रों पे हम लोगों ने शेल्टर हाउस बनाए हुए हैं। जो भी हमारे व्यक्ति यहाँ पे आते हैं उनको वहाँ पे निःशुल्क भोजन, पेयजल की व्यवस्था, और साथ ही साथ चूँकि गर्मी का दिन है वहाँ पर हम उनको ORS के पैकेट्स भी दे रहे हैं, और निर्धारित रूट्स पे निःशुल्क बसेस लगा करके निःशुल्क इन लोगों को इनके गंतव्य जनपदों तक भी पहुँचाया जा रहा है। यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति, प्रवासी जो भी व्यक्ति आ रहे हैं और वो उनका गंतव्य जनपद कोई अन्य है या अन्य स्थलों से हैं, उन लोगों को इन सुविधाओं के माध्यम से, इन बसेस के माध्यम से, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, इनके माध्यम से इनके गंतव्य जनपदों तक ये जा रहे हैं। सर, कल ना प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आई जहां पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग एक जगह पर पहुंच गए, चाहे गाजियाबाद हो रही है और दूसरी जगहों से इस तरह की तस्वीरें आई। तो प्रदेश में जो दूसरे प्रदेशों को लोग रह रहे हैं, आपके इलाके में जो दूसरे प्रदेशों के लोग रह रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन करवा सकें अपने श्रमिक एक्सप्रेस या दूसरे माध्यमों से, अगर उनको अपने प्रदेश तक जाना है तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, हम लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था स्थापित की गई है, तथा इसके साथ ही साथ हमारा जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का टोल फ्री नंबर है, इस पे भी लोग हमें कॉल कर रहे हैं, और प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में इसमें लोग रजिस्टर भी कराते हैं, और उनको फिर सूचीबद्ध करके हम अपने कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करते हैं, और किस स्थल के लोग हैं वहाँ पे उनको सूचीबद्ध करके विशेष ट्रेनें या बसेस के माध्यम से भेजा जा रहा है। अगर आपने देखा होगा, विगत दिनों में कई सारी ट्रेनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के प्रवासी लोग भी यहाँ से गए, अन्य जनपदों के प्लस अन्य राज्यों के भी लोगों को हम लोगों ने निःशुल्क बसेस के माध्यम से भी वहाँ तक भेजा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जागरूक कर रहे हैं सर इस तरह, लेकिन जो श्रमिक हैं, ज़्यादातर श्रमिक ऐसे हैं कि ना वो डिजिटली इतने एक्टिव हैं, ना वो सोशल मीडिया का इतना अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं, ना उतने स्मार्टफोन उनके पास हैं। तो क्या कोई दूसरा विकल्प भी है उनके लिए कि वो बहुत आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकें? हमारे साथ बहुत सारे श्रमिक जो है इस वक्त आपको देख रहे होंगे, उन्हें आप बताएं कि वो कैसे अपने घर तक जाएं, वो क्या ऐसी प्रक्रिया का पालन करें कि आसानी से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए? देखिए, श्रमिकों के लिए हमने टोल फ्री नंबर्स भी जारी किए हुए हैं। अगर आपके माध्यम से मैं उनको ये नोट भी कराना चाहूँगा, ये 05222610 144 एक नंबर है। सर, मैं रिपीट करता हूँ, आप नंबर को दोहरा दीजिए ताकि हम उसको फ्लैश भी करवा सकें। 05222610 और दूसरा नंबर है 052226222627। जी,
इन नंबरों पर जो भी हमारे प्रवासी श्रमिक बंधु हैं ये कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट करा सकते हैं अपनी डिटेल्स और तत्काल प्रभाव से उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जिसमें निःशुल्क भोजन, पेयजल की व्यवस्था, साथ में जब वो जाएंगे तो निःशुल्क हम उन्हें बसेस के माध्यम से उनके गंतव्य जनपदों तक भेज रहे हैं। जी, अब सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने बताया कि दुकानें खुल रही हैं, कितने वक्त तक खुल रही हैं, ऑल्टरनेट खुलेंगी, ये आपने बताया। क्या प्रदेश में और आपके इलाके में क्या नहीं खुलेगा, ये भी आप दर्शकों को बता दें ताकि आसानी रहे कि क्या नहीं खुलेगा। जी, इसमें मैं बताऊं आपको कि समस्त घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं बंद रहेंगी, मेट्रो रेल सेवाएं बंद हैं। इसके साथ ही साथ जितने शैक्षणिक संस्थाएं, स्कूल, कॉलेजेस आदि हैं ये बंद रहेंगे, लेकिन इसमें ऑनलाइन डिस्टेंट एजुकेशन अलाउड रहेगा, ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज जो हैं ये अभी बंद रहेंगी। आपको हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज से मेरा मतलब है जो होटल्स और ये सब हैं ये बंद रहेंगी, एक्सेप्ट फॉर जो हमने क्वारंटाइन की सुविधाएं दे रखी हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ या पेड क्वारंटाइन की उनके लिए। समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल्स, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार, असेंबली हॉल, इस प्रकार की सारी ये जो परिसर और गतिविधियां ये टोटल बंद रहेंगी। समस्त राजनीतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और सामूहिक इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं ये निषेधित हैं, ये बंद रहेंगी। समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया प्रतिबंधित हैं, ये पूरे के पूरे बंद रहेंगे। अब सर आखिरी सवाल कि लखनऊ में एक वक्त था कि केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे और बड़ी लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन अब अचानक इनमें कमी आई है। आपने ऐसा क्या अलग किया है जो दूसरे ज़िलों में नहीं हो रहा, जैसे मसलन आगरा है, चाहे मेरठ है, कानपुर है, क्योंकि यहाँ पर केसेस नहीं थम रहे हैं। तो कुछ टिप्स भी आप अगर देना चाहें, बताएं कि आपने क्या अलग किया कि आप केसेस को कम करवा पाए, आपने क्या विशेष ऐसा किया? देखिए, जो निर्धारित मेडिकल प्रोटोकॉल भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइंस है, इसका हम लोगों ने अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया है और साथ ही साथ हम लोगों ने स्पेशल QRT टीम्स बनाई हैं। जो हमारे हॉटस्पॉट ऑब्लिक कंटेनमेंट जोन्स थे, यहाँ पे हमने एग्रेसिवली कंटेनमेंट की एक्टिविटीज़ की हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सभी लोगों की सैम्पलिंग, टेस्टिंग कराई और साथ ही साथ हमने इंस्टीट्यूशनल मेडिकल क्वारंटाइन में जो हमारे हाई रिस्क पीपल थे या वो लोग थे जिनके माध्यम से संक्रमण आगे फैल सकता था, इसको पहुँचाया। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने 100% निगरानी, मॉनिटरिंग, CCTV कैमरेज और IV कैमरेज के माध्यम से, ड्रोन्स के माध्यम से भी हमने सुनिश्चित कराई। यह सुनिश्चित कराया कि कोई भी व्यक्ति अपने होम घरों के अंदर ही रहें, होम क्वारंटाइन में रहें और जो हमारा कंटेनमेंट जोन, हॉटस्पॉट जोन है, ये कम्प्लीटली हमने सील्ड रखा। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़े हैं और आज लखनऊ में डिस्चार्ज रेट जो है वो 70% से ज़्यादा जो व्यक्ति हैं वो उपचरित होकर के अपने घरों पर जा चुके हैं। जी, अभिषेक प्रकाश जी, आपका ABP गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो DM जिलाधिकारी लखनऊ ABP गंगा के साथ जुड़े और सारी जानकारियां उन्होंने साझा की हैं आप लोगों के साथ कि जो प्रवासी हैं, जो अपने राज्यों को वापस जाना चाहते हैं, अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं, ऑनलाइन नहीं जा पा रहे हैं, तो एक नंबर जारी किया जो हमने अभी चलाया भी, उस नंबर पर कॉल करके आप अपनी डिटेल दीजिए, अपने प्रदेश के बारे में बताइए और जानकारी दीजिए और आपको आपके प्रदेश कब आप जा सकते हैं इस बारे में आपको अवगत करवाया जाएगा।